हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बेटा, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के जो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल थे वो 7 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। देखिए, आगे के कराने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए। वैसे तो आपको पता लग गया होगा कि हमारे राजस्थान बोर्ड के 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के जो बोर्ड फोरम है उनकी डेट स्टार्ट हो चुकी है और वो 30 नवंबर लास्ट डेट है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे एग्जाम भी थोड़ा सा 15-20 दिन या हो सकता है महीना भर का लेट हो जाए, लेकिन और 30% लगभग सिलेबस भी कम कर दिया है। तो अब तक हमने जो जितनी भी ढिलाई बरती है, जितना भी हमने केयरलेस रहे हैं, अब बिल्कुल नहीं रहे। बिल्कुल ढंग से कमर कस लें और बढ़िया तरीके से सारी चीजों को बढ़िया तरीका से ढंग से पढ़ें और समझ के पढ़ें। दूसरी बात कि कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, कल हमारा मतलब नेक्स्ट वीडियो में 5वां चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो हम धीरे धीरे पहले वाले चैप्टरों को रिवाइज नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते उनके ऊपर, तो उनको हम भूलने लगते हैं। तो ऐसा करें कि हर संडे को या लगभग आधा घंटा 1 घंटा का टाइम मिला करके निकाल करके उन चैप्टर को रिवाइज जरूर करें। बहुत जरूरी है ये, मैं बिल्कुल अपने अनुभव से कह रहा हूं। इस बात का आप ध्यान रखना कि नहीं तो बाद में समस्या होती है। चाहे आप उसको आधा घंटे से ही रिवाइज करें कि आधा घंटे आज हमने 4 टॉपिक कर लिए, अगले आधे घंटे अगले 4 टॉपिक कर लिए, तो इस तरीके से हमें सारी चीजों को रिपीट जरूर करना है, नहीं तो हमें बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हमारे माइंड में नेगेटिविटी हो जाती है कि हम पीछे भूलने लगे, और ऐसा करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना। और बढ़िया तरीके से आपको फिर प्रिपेयर होना पॉजिटिव माइंड से। आपका जो 30% सिलेबस है वो आपको पता चल चुका है, कौन सा चैप्टर में से कितना कम किया हुआ है। ठीक है, तो आज देखिए हम न्यूमेरिकल नंबर 8 एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 4 के लिए, और उसका पीछे वाला जो न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर है आपका 8। क्या कह रहा है कि चित्र के अनुसार प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफेरेड है, तो ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। बड़ा सरल सा है, देखने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा है लेकिन है एकदम सरल। देखिए किस तरीके से मैं बताऊं आपको। एक संधारित्र ये इस तरीके से दे रखा है, मतलब जितने भी इसमें संधारित्र जुड़े हुए हैं सबकी जो धारिता है तुल्य धारिता वो 1 माइक्रोफेरेड ही है। फिर इस तरीके से आगे करके इसका डबल, मतलब 2 संधारित्र ऐसे जोड़ दिए, फिर वापस यहाँ से रेडी क्रम में, है ना, ऐसे जोड़ दिए। इसकी भी संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफेरेड, प्रत्येक की 1 माइक्रोफेरेड है। फिर आगे इसके 2 के डबल कर दिए, 4 हो गए। ठीक है ना, ये इस तरीके से। फिर आगे ही इस तरीके से इसमें कितने संधारित्र आएंगे, 4 के, मतलब सबकी जो धारिता है वो 1 माइक्रोफेरेड है ना। आगे वाले में कितने संधारित्र आएंगे, 8 संधारित्र आएंगे, बिल्कुल 1 माइक्रोफेरेड के। मैं यहाँ पे 8 बना नहीं रहा हूं लेकिन आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। फिर अगले वाले में कितने आएंगे, इस तरीके से 16 संधारित्र आएंगे, डबल, मतलब डबल होता जा रहा है। आगे वाले में 32 आ जाएंगे। ऐसे ही ये जो सीरीज चलती रहेगी वो कहां तक चलती रहेगी, इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। और ये आपके लास्ट में ए और ये इस साइड में आपका दे रखा है बी, तो ए और बी के मध्य तुल्य धारिता निकालनी है आपको, है ना। प्रत्येक संधारित्र की धारिता आपकी 1 माइक्रोफेरेड है और इनको चित्र अनुसार से जोड़ा गया है, और फिर आप ए और बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 8, है ना। तो अब इसको सरल करते समय आपको दिख रहा होगा ये तो कर अकेला, मैं ये संधारित्र है तो ये तो अकेला रहेगा। ये दोनों किस में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए, सीरीज में हो गए। ये आगे वाले 4 भी सीरीज में है, क्योंकि आपको पता है कि सीरीज कैसे जुड़ता है कि पहला एक तरफ, फिर इस दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को फिर इससे ऐसे कनेक्ट करते चले गए। आपको ये आगे तक सीरीज बढ़ती चली गई है, पूरी कंप्लीट होती चली गई है। कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। तो आप इनका एक बना लीजिए, फिर इसका एक बना लीजिए, फिर इसका एक बना लीजिए। तो डायग्राम में मैं कन्वर्ट कैसे करूंगा, देखिए आपको पता है ये तो अकेला है ही, ये इस तरीके से रहने वाला है। इन 2 का 1 हो जाएगा, ये तो 1 माइक्रोफेरेड है और 1 माइक्रोफेरेड, मतलब इन दोनों ये श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में आपको पता है 2 के लिए क्या करते हैं, CS बराबर प्रत्येक की धारिता आपको पता है, सूत्र में आपको दोबारा से लिख देता हूँ, C1 C2 बटे C1 प्लस C2, है ना। तो ये इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा 1 × 1
चलो ऐसे ना करे कोई, आप ऐसे निकाल लीजिए 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। श्रेणी क्रम का तो आपको पता है 1/1 प्लस 1/1, क्योंकि C1 और C2 सबकी वैल्यू क्या है 1 माइक्रोफेरेड है, तो ये 1/1 1 और ये 1/1, तो 1/CS बराबर आया ये, है ना। तो ये कितना है 1/CS बराबर 1 + 1 2, है ना। अब ये उल्टा करिए, CS की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा 1/2 माइक्रोफेरेड में आएगा, क्योंकि ये सारा सब कुछ किसमें है माइक्रोफेरेड में, तो सब माइक्रोफेरेड में आएगा। ऐसे अगले वाले के लिए निकालने लगे हम, 4 के लिए निकालने लगे, तो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, ये सभी जानते हैं बच्चे। अब इस सब का मान यहाँ C1 का 1, C2 का 1, C3 का 1, C4 का 1 माइक्रोफेरेड में, लास्ट में माइक्रोफेरेड लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1/1, यानी कि 1 + 1 + 1 + 1 बटे भी आएगा, लेकिन 1/1 बनी बचता है, तो ये आपको 1/CS के बराबर निकालना है, यानी कि 4 आ गया। लेकिन आपको बेटा CS निकालना है, ये तो 1/CS है, तो CS करेंगे तो उल्टा करेंगे इधर भी, तो 1/4 माइक्रोफेरेड। अब 4 है तो इनका कितना है 1/4 माइक्रोफेरेड, 2 थे तो 1/2 माइक्रोफेरेड आया, 8 है तो 1/8 माइक्रोफेरेड, 16 है तो 1/16 माइक्रोफेरेड, 32 है तो 1/32 माइक्रोफेरेड। तो ये प्रोसेस भी आपके समझ में आ गया होगा। तो मैं इनको ऐसे करते चले जा रहा हूँ, यानी कि इन दोनों का एक बना और एक होकर के कितना आया 1/2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अगली जो इन चारों का बना, वो चारों का कितना बना 1 बन जाएगा सीरीज में, और उसकी धारिता कितनी होने वाली है 1/4 माइक्रोफेरेड, और अगले वाले की कितनी होने वाली है 1/8 माइक्रोफेरेड। इससे आगे वाले की कौन सी कितनी होने वाली है 16 है, तो 1/16 माइक्रोफेरेड। अब ऐसे ये कहानी कहां तक चली जानी है, अनंत तक चली जानी है, तो मैं इसको इधर से रफ कर रहा हूं। देखिए बेटा, ये तो मैं रफ कर दूं, ये आप समझ चुके होंगे, बहुत सरल है, एकदम निकाल सकते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो देखिए हम ये ए सिरा हो गया और ये बी सिरा हो गया। अब देखिए आपको ये श्रेणी किस तरीके से बनती चली जा रही है, जरा ध्यान से जाना, अनंत तक जा रही है। ये कैसे बनते जा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि जितने भी ये संधारित्र सॉल्व होकर के श्रेणी क्रम के बाद में इधर आए हैं, तो जितने भी ये संधारित्र आते चले जाएंगे, इनकी एक और की प्लेटें सिर्फ सब एक जगह जुड़ रही हैं, और जुड़ करके कहां पे मिल रही हैं ए सिरे से, और दूसरी ओर की प्लेटें एक दूसरे सिरे और से जुड़ रही हैं, तो ये सब के सब किस में हो गए समांतर क्रम में। तो ये समांतर क्रम का अभी आप यहां से क्या लिखोगे, इसका कन्वर्जन तो मैंने एरो का निशान लगा करके बना दिया। अतः ये सभी जितने भी संधारित्र हैं, पता चल गया किसमें होंगे आराम से, ये सभी संधारित्र समांतर क्रम में होंगे। अब भैया समांतर क्रम में होंगे तो आप इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, और तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में आप किससे शो करते हो Cp से, यानी कि C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5, ये यूज करेंगे ना आप, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डॉट डॉट डॉट, जहां तक भी जा रही है ये सीरीज। अब आगे भैया ये देखिए आराम से करिए इसको, Cp = या Cp = C1 ये रहा, C2 ये रहा, C3 ये रहा, C4 ये रहा, सबकी वैल्यू रख दीजिए, यानी कि 1 माइक्रोफेरेड प्लस सब माइक्रोफेरेड में, चलो चाहे लिखो तो लिख लो, नहीं तो हमें पता ही है, चलो लिख लेते हैं 1 माइक्रोफेरेड। दूसरे वाले का C2 का 1/2 माइक्रोफेरेड, तीसरे वाले का 1/4 माइक्रोफेरेड, चौथे वाले का 1/8 माइक्रोफेरेड, यही आगे आएगा 1/16, ऐसी आता चला जाएगा आगे। अगला 1/32, अगला 1/64। तो ये एक श्रेणी बनी, सीरीज बनी, और ये श्रृंखला बनी, जैसे आपने 10th क्लास में एपी और जीपी, है ना, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। तो ये समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी नहीं बनी, ये बनेगी गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर यानी कि सार अनुपात क्या निकालते हैं, ये इसका मतलब ये पद बटे प्रारंभिक पद, यानी कि इस तरीके से निकालते हैं। दो पदों का अनुपात होता है सार अनुपात, जब आर निकालते हैं, और इसमें भी दो सूत्र लगाए जाते हैं। तो देखिए ये एक श्रेणी बनी, गुणोत्तर श्रेणी। तो मैं अब इस डायग्राम को मिटा दूं ताकि मैं इसको सॉल्व करके लिख सकूं, आप बना ही लेंगे इसको। तो देखिए अब क्या होगा बेटा,
इसको मैं ऊपर सॉल्व करके लेता हूं, एरो का निशान लगा दिया मैंने। अतः ये श्रृंखला गुणोत्तर श्रेणी बनी, ये जो सीरीज बनी गुणोत्तर, जिसे जीपी बोलते हैं, श्रेणी बनती है। और भैया योग के लिए होती है, जिसके लिए योग का सूत्र क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, दो होते हैं। और दो कौन कौन से होते हैं, इसमें कंडीशन है कि पहले तो सार्व अनुपात निकालो, इसका सार्व अनुपात R बराबर, ये मतलब ये जो है ये पद बटे ये पद, ऐसे अगले चलते चले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2/1, यानी कि 1/2 आएगा। कोई से भी कोई करके देख लेना, इसको बटे इसको करके देख लेना, मतलब ये जो लास्ट है जो भी पद लेंगे उससे पहले वाले पद को अनुपात में लेंगे। तो आप इससे भी करके देख लो, जैसे इन दोनों का अनुपात निकालो तो तब भी 1/2 आएगा, 1/4/1/2, क्योंकि 1/4 है, ये 1/2 है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 4 कहाँ आएगा नीचे, यानी कि 2/4, तो ये भी फिर भी 1/2 बचेगा। आप इसको भी करके देख सकते हैं, 1/8/1/4, तो ये 4 ऊपर जाएगा, 8 नीचे आएगा, तो ये कितना आ गया 4/8, ये भी 1/2 बचेगा, क्योंकि ये 8 4 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो सार अनुपात आपका R का मान 1/2 आया, जो R का ये 1 से छोटा है, यानी कि R < 1, तो उस कंडीशन में सूत्र कौन सा लगेगा, SN बराबर A मतलब प्रथम पद, और इसका प्रथम पद कितना है 1 है। इस माइक्रोफेरेड को हटा दिया जाए तो श्रृंखला दी जाए बटे 1 - R। हाँ, अगर R का मान 1 से ज्यादा होता तो R - 1 आता। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, इसलिए यही आपका CP के बराबर होगा, या CP = 1, प्रथम पद कितना है 1, 1 - R का मान कितना है 1/2, माइक्रोफेरेड लगा देंगे लास्ट में, है ना। तो ये आप इसको सॉल्व करिए, तो ये कितना 1 में से आधा गया, तो भैया यहाँ भी आधा बचा, तो ये अब आधा 1/2, जो ये 1/2 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो कितना बचा 2 माइक्रोफेरेड बचा इसका आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना, ज्यादा हार्ड नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, न्यूमेरिकल 9, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सरल है, और ये 2019 के बोर्ड क्लासेस में आपके RBSE बोर्ड में आ चुका हुआ है, RBSE में आ चुका है। देखिए क्या है, क्या कह रहा है कि A और B के मध्य तुल्य धारिता आपको दे रखी है कि 5 माइक्रोफेरेड है। तो यहां पर जो ये C है ना, इस C का मान ज्ञात करवा रहा है वो, कि C की वैल्यू क्या होगी, धारिता कितनी होगी। अब आप एक देखिए कि आप सॉल्व करते समय एक चीज का ध्यान रखिए कि सारे के सारे संधारित्रों की धारिता एक जैसे मात्रक में नहीं है, मतलब आपको परिवर्तित नहीं करनी पड़े, एक जैसी पद्धति में सब माइक्रोफेरेड में है, तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में जो वैल्यू आएगी C की वो माइक्रोफेरेड में ही निकल के आ जाएगी। तो अपन सॉल्व करते हैं, ये चीज याद रखना, A और B के मध्य जो तुल्य धारिता पूरे सर्किट की जो आएगी वो ऑलरेडी 5 माइक्रोफेरेड दे रखी है ना। तो अब अपन इसको सॉल्व करते चलते हैं। तो देखिए आपको साफ नजर आ रहा होगा, ये दोनों जहां जहां मैं गोला लगा रहा हूं, ये दोनों आपके समांतर क्रम में बिल्कुल है। इधर की एक ओर की प्लेट एक तरह से एक पॉइंट से जुड़ रही है, बिल्कुल जुड़ रही है, दूसरी ओर की दोनों प्लेटें एक तरह से जुड़ रही है, तो ये दोनों भी समांतर क्रम में होगी। समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो सीधी हो जाएगी। और ये आपके 4 माइक्रोफेरेड और ये भी 4 माइक्रोफेरेड, ये भी दोनों समांतर क्रम में, जहां पर मैंने ये दूसरी जगह गोला खींचा है ना। एक ओर की प्लेटें ये जुड़ी हुई एक सिरे से, दूसरी ओर की प्लेटें एक सिरे से जुड़ी हुई, तो ये आपके समांतर क्रम में है। तो ये चीज आप अच्छी तरीके से याद रखोगे, है ना। अब क्या होगा भैया, इन दोनों को सरल करके एक सर्किट बना लीजिए, है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 माइक्रोफेरेड वाले यही हैं दोनों, और वह 4 माइक्रोफेरेड वाले संधारित्र अलग अलग समांतर क्रम में, भाई ऐसे एक साथ नहीं, अलग अलग, ये अलग और ये अलग, अलग अलग समांतर क्रम में है। तो आप इनके लिए फिर सरल करके सर्किट बना सकते हो। देखो कैसे बनेगा, ये तो अपना अलग सी है, चल ही रहा है।
इन दोनों का एक बन गया और दोनों का भैया एक बन गया, तो सीधा सीधा समांतर क्रम में जुड़ जाता है। तो ये C4 वाले के लिए कितना आ जाएगा, मतलब 4 + 4 = 8 माइक्रोफेरेड। और इस वाले के लिए कितना आ जाएगा, आप इसके लिए निकाल सकते हो C4 के लिए, और ये C1 वाले के लिए निकाल सकते हो आप कितना, 1 + 1 = 2 माइक्रोफेरेड। तो आप ये तो C है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इन दोनों का एक बन गया और एक बन करके कितना आ गया आपका, 8 माइक्रोफेरेड। ये दोनों एक हो गए। ओके, अब ये अपना बचा है, इसको अभी यूं ही रखेंगे। इन दोनों का एक हो गया, इन दोनों का एक होकर के कितना आ गया, देखिए जरा ध्यान से, 1 + 1 2 माइक्रोफेरेड। ये आपका 2 माइक्रोफेरेड है और ये भी 2 माइक्रोफेरेड हो गया। बाकी ये अब आगे और कुछ संदारित है नहीं। इन दोनों का एक हो गया, इन दोनों का एक हो गया, और आपके यानी कि 1 2 3 4 बचने चाहिए, 1 2 3 4 बच गए, और 20 एंड आपका ये रहा। सही भाई। अब इनको वापस सरल करो तो बहुत सरलता से नजर आ रहा होगा कि ये दोनों श्रेणी क्रम में नजर आ रहे हैं। देख लो, इनको हम यूं कर दें और यूं सीधा इसको मैं यूं भी कर दूं और फिर तार से यूं करके जोड़ दूं, तो आपको श्रेणी क्रम में हो गए। ये दोनों सीरीज में हो गए और ये दोनों सीरीज में हो गए वापस। तो मैं इसको कन्वर्ट करके सीरीज में, आपको पता है किस तरीके से लिखेंगे कि देखिए, इसके लिए इन दोनों की तुल्य जो धारता निकलेगी, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। किसमें है, श्रेणी क्रम में। ओके, अब श्रेणी क्रम में तो आपको पता है इनकी तुल्य धारता कितनी होगी, देख लीजिए, मतलब CS डैश लिख लीजिए, CS लिख लीजिए या CS डैश लिख लीजिए, आप इसको जैसी भी आपकी इच्छा है। श्रेणी क्रम में तो C1 × C2, तो यानी कि 8C, 8 × C, यानी कि C1 की जगह आप 8 मान लीजिए, C2 की जगह C है, बटे C1 + C2 यानी कि 8 + C। अब इन दोनों के लिए क्या आएगा, इन दोनों की, ये भी आपके श्रेणी क्रम में है, और जब ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो आप इनके लिए भी तुल्य धारता CS डबल डैश मान लीजिए। अब CS डबल डैश यानी कि ये C1 × C2 यानी कि 2 × 2 यानी कि 2 माइक्रोफेरेड × 2 माइक्रोफेरेड बटे 2 + 2 4 माइक्रोफेरेड। तो माइक्रोफेरेड से माइक्रोफेरेड एक कैंसिल हुआ, 4/4, यानी कि आपको CS कितना मिल गया, ये इनको सरल किया श्रेणी क्रम में तो हमने, यानी कि 2 दूनी 4 माइक्रोफेरेड बटे नीचे भी कितना बटा 4, 4 से 4 कितनी बार कैंसिल हुआ, 1, तो 1 माइक्रोफेरेड बचा। अब ये सर्किट सरल है करके कितना आ गया, देखिए मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये तो आपका A एंड है, इन दोनों का एक बन गया भैया 1, और 1 होकर के इसकी वैल्यू कितनी आई है, CS डैश से शो किया मैंने, लास्ट में रखूंगा। उसके बाद में ये आपका B एंड है, यहाँ ये जा रहा है ऐसे, और इन दोनों का एक बन गया, तो इन दोनों का एक बन के कितना आया, 1 माइक्रोफेरेड आया। ओके, ये अब भाई आप देख लीजिए आप ढंग से, क्या कि अब ये दोनों समांतर क्रम में हो गए, क्योंकि इस दो ही तो संधारित्र बचे, ये आपकी CS डबल डैश था =, अब ये एक और की, इसकी एक और की प्लेट है, इसकी एक और की प्लेट एक सिरे से जुड़ रही है और दूसरी और की प्लेट जाकर के B सिरे से जुड़ रही है। अब ये दोनों समांतर क्रम में, फाइनली अंत में मैं देखो यहां लिख रहा हूं, किस तरीके से लिखोगे, अंत वाले डायग्राम की ना अंतिम स्थिति में दोनों संधारित्र जो निकले हैं किस में बेटा, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारता कितनी होगी बेटा, Cp, समांतर क्रम में Cp लिखते हैं, और Cp = कितना हो जाएगा, CS डैश प्लस CS डबल डैश। अब भैया तुल्य धारता आपको प्रश्न के अनुसार कितनी तरह की, 5 माइक्रोफेरेड, तो Cp की जगह क्या रख दोगे, 5 माइक्रोफेरेड = CS डैश की वैल्यू कितनी है, ये रही 8C बटे 8 + C, और ये कितनी आई आपकी, 1 माइक्रोफेरेड। ओके, अब आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके यहां से C की वैल्यू निकालनी है। करते हैं इसको, आप इधर लाइए
और इसको इधर लाएंगे, इधर प्लस का इधर माइनस का, तो ये लेस होगा इधर। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, 4 माइक्रो फेरेड बराबर 8C/8 प्लस C, है ना। यहां तक तो कर लिया। मैं इस डायग्राम को मिटा सकता हूं ताकि मैं आगे और सॉल्व कर सकूं इसको। तो देखिए बेटा क्या होगा, इसके बाद में मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, देख लेना। इस चीज को मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, देखो आगे। तो 8C/8 प्लस C बराबर 4 माइक्रो फेरेड है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको यहां पर मल्टीपल भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आसानी से। तो देखिए इसकी गुणा कर दीजिए, तो 8C बराबर कितना बचा, 4 8 32, 4 8 32 हो जाएगा। इसमें मल्टीपल 32 माइक्रो फेरेड बचेगा भैया, और प्लस ये इसके साथ में बचेगा, ये भी माइक्रो फेरेड में आएगा। यहाँ भी ध्यान से सुन लेना। और ये चीज बनेगी आपकी 4C। ओके, आप इसको इधर ले जाइए। ये 4C है और 8C है, तो ये माइनस का आएगा, तो कितना बचेगा, 4C = 32 माइक्रो फेरेड। और C = कितना बचेगा, जब इसमें डिवाइड करेंगे तो हम 32/4 माइक्रो फेरेड = 8 माइक्रो फेरेड। ये फाइनल आंसर है आपका। बड़ा सरल सा है, आप दोबारा इसको आराम से देख सकते हैं किस तरीके से सॉल्व किया है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको बीच में, जहां पर मैंने संधारित्रों का एक संयोजन बताया था, तो वहां पर मैंने बता दिया, देख लेना दोबारा। क्वेश्चन नंबर 11 का है, बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। ए और बी के बीच में तुल्यधारता पूछी, इसको आप निकाल भी सकते हो, बड़ा सरल है। देखिए मैं कैसे कर देता हूं, हिंट दे देता हूं, करोगे आप ही खुद सॉल्व। कि ये दोनों सीरीज में, अब सीरीज में होने के बाद में इन दोनों का बन जाएगा एक। तो अब सीरीज में चलो मैं निकाले देता हूं, तो इन दोनों का कितना आएगा, C1 2 है तो 2 के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, C1C2/C1 + C2 वाला, C1C2/C1 + C2। ये बार बार लिख रहा हूं मैं, तो याद भी हो चुका होगा। सिर्फ 2 के लिए अप्लाइड होता है अगर 2 श्रेणी क्रम में होते हैं। तो 8 माइक्रो फेरेड यानी कि 8 × 4 लास्ट में आंसर लिख देंगे, 8 + 4 यानी कि 12, यानी कि 32/12। और इसको आप सोल्व कर दोगे तो 4 8 32 और 4 3 12, 8/3 माइक्रो फेरेड आ जाएगा जब आप इसको इन दोनों को सॉल्व करोगे। ठीक है ना। तो इन दोनों का बन गया एक। भाई और सरल कर देते हैं, ये 12 माइक्रो फेरेड का है आपका। अब इन दोनों का एक बन गया, तो एक बना दीजिए, और उसकी धारता कितनी तुल्य, ये CS करके कितनी आई, 8/3 माइक्रो फेरेड। और नीचे वाला कितना दे रखा है, 4 माइक्रो फेरेड। अब भाई एक बात मेरी ध्यान से सुनना, कि ये 16 माइक्रो फेरेड का है, कि ये दोनों अब समांतर क्रम में हो गए, तो इन दोनों का एक बन जाएगा, और ये सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, 8/3 + 4। फिर ये इन दोनों का एक बनेगा, तो ये एक ऐसे आ जाएगा। फिर ये 1 2 3 बचेंगे, और तीनों किसमें, सीरीज में। सीरीज में आपको कैसे निकालोगे फाइनल वाला, 1/C1 बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। C1 जिसमें 12 माइक्रो फेरेड होगा, C2 इन दोनों का एक होकर के आएगा, और C3 आपका 16 माइक्रो फेरेड होगा। फिर आप इनको सरल करोगे तो 1/CS की वैल्यू नहीं निकालनी, CS की वैल्यू निकालनी है। ये आप खुद सॉल्व करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अपन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें प्रूव करवाया है कि एक विलगित चालक को, गोलीय चालक है, को एक दूसरे सेकेंडरी गोलीय चालक जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है से ढक दिया जाता है। अब ये कह रहा है कि इन गोलीय चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात हमें दे रखा है n/n-1। तो ये प्रूफ करवाया है कि सिद्ध कीजिए कि इस समायोजन से गोलीय चालक की धारता n गुनी बढ़ जाती है। मैं समझाता हूं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कि ये कह रहा है कि पहले एक अकेला गोलीय चालक था जिसकी त्रिज्या कुछ और थी और आवेशित था, है ना। और मैंने इसकी त्रिज्या मान ली भाइयों R2। ये आवेशित था, इसमें कुछ ना कुछ आवेशित था, है ना, पॉजिटिव जैसे भी। ये रफली मैं आपको समझा रहा हूं, स्टार्टिंग की बात ये है। तो इसकी त्रिज्या कितनी थी, R2। तो प्रारंभ में क्या मान के चले, इसकी धारता जब निर्वात के लिए है, माना इस गोलीय चालक की प्रारंभ में, है ना,
प्रारंभ में जब तक वो ढका नहीं है, मैं गोलीय चालक की धारता C है और C बराबर कितने और तथा इसकी त्रिज्या भी मान लो, तथा इसकी त्रिज्या R2 है। तो भैया C बराबर क्या हो जाएगा गोलीय चालक की धारता? C बराबर आपको पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2। गोलीय चालक की धारता मैंने इसमें डेरिवेशन करवा रखा है चैप्टर नंबर 4 में। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि अब इसको एक इसी का केंद्र इसी पर रहे तो इस तरीके से इसको दूसरे गोलीय चालक से ढक दिया जाता है और जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो भैया आपकी इसकी भी त्रिज्या आप R1 मान लो। इस पर बाहर ये माइनस आवेश आ जाएगा, इस पर अगर अंदर वाले पे प्लस दिया है तो ये आपका बाहर जो पृष्ठ आवेश आएगा तो वो तो पृथ्वी में चला जाएगा। तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया गोलीय संधारित्र। क्या बन गया? गोलीय संधारित्र। अब गोलीय संधारित्र की धारता आप C डैश मान लो। तब आप C डैश मान के चलेंगे, तब ये कह रहा है कि C डैश जो होनी चाहिए ना वो इसकी n गुनी होनी चाहिए, यानी कि n इंटू C। ये आपको प्रूफ करना है ना। अब इसको देखिए क्या करेंगे हम। प्रश्न में तो आपको दे रखा है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ये रफली बनाया था मैंने। तो अब मैं क्या लिखूंगा, माना इस गोलीय चालक को R1 त्रिज्या के सकेंद्रीय, मतलब केंद्र वही है इसका दोनों का, त्रिज्या के सकेंद्रीय गोलीय चालक से ढक देते हैं। ढक देने पर ये गोलीय संधारित्र में ये गोलीय संधारित्र हो जाएगा भैया, गोलीय संधारित्र बन जाएगा जिसकी धारिता कितनी हो जाएगी भाई? ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो बेटा। धारिता कितनी हो जाएगी? C डैश मान लो। C हमने इसकी मान रखी है तो आपको बताया, सूत्र तो याद है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटे R1 माइनस R2। याद रखना ये समीकरण नंबर 2, देख लेना डेरिवेशन में जाकर के, मैंने बता रखा है गोलीय संधारित्र की धारता। अब आपको इन दोनों समीकरण की सहायता से ही क्या सिद्ध करना है कि C डैश बराबर NC। एक चीज और लिखोगे। अब तो मैं यहां से ये क्वेश्चन को मिटा सकता हूं, क्वेश्चन आपने देख लिया और बुक में भी लिखा हुआ है, बुक रखा करो पास में, ठीक है बेटा। तो अब एक चीज और दी हुई है, मुझे याद है इसमें एक चीज और दी हुई है, क्या क्वेश्चन में कि दिया है दोनों गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात, यानी कि R1 बटे R2 बराबर कितना दे रखा है आपको? n बटे n माइनस 1। अब ये आपको दिमाग में रखना है। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 को 2 से भाग दे दीजिए। भाग देने पर ओके। तो पहली तो ये रही लेफ्ट का लेफ्ट से, राइट का राइट से, तो बड़ा सरल है। तो C बटे C डैश बराबर राइट का राइट से, राइट का ये इधर वाली समीकरण का क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 बटे इसका क्या है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटे आएगा R1 R2, वो कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा, ब्रैकेट में करके कर देते हैं। चलो अब देखिए भैया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, तो अपन इसको और आगे सॉल्व करते हैं, देखो क्या होता है। नेक्स्ट में C बटे C डैश जो बचा उसको लिख दीजिए। क्या बचा? R1 माइनस R2, तो ऊपर बचा और नीचे बचा R1। अब इनको ये एलसीएम है, दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं R1 को। तो यह C बटे C डैश बराबर R1 बटे R1, यानी कि एक बचेगा माइनस R2 बटे R1। तो भैया R1 बटे R2 दे रखा है, तो यहां से अपन
R2/R1 भी निकाल सकते हैं। ये R1/R2 n/n-1 है तो ये उल्टा हो जाएगा n-1/n। तो ये अपन यहां पर वैल्यू रख सकते हैं इसकी, या C/C' बराबर 1 माइनस कितना है बेटा n-1/n। अब इसकी मल्टीपल करो इसमें, या C/C' बराबर ये इधर करेंगे गुणा इसके साथ इधर, इसके नीचे एक मान लेंगे, फिर इसके साथ इधर, फिर इन दोनों की आपस में, ये तो आप जानते हो। तो n माइनस लग रहा है ब्रैकेट के बाहर तो सारी ये ब्रैकेट के अंदर रख लीजिए, तो अंदर वाली संख्या के चिन्ह बदलेंगे तो -n और ये +1 बटे नीचे क्या बचेगा n माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हुआ, तो आगे क्या बचेगा भाई C/C' बराबर 1/n बचा, या उल्टा पुल्टा कीजिए तो C'/C बराबर क्या बचेगा n, या C' बराबर nc। बड़ा सरल सा क्वेश्चन था। ओके, तो आप इसको कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 कराते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा कि समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व आपको दे रखा 4.43 गुणा 10⁻⁻10 जूल प्रति मीटर की क्यूब। यह मैंने आपको ऊर्जा घनत्व बता रखा है। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और ε0 का मान दिया हुआ है। बड़ा सरल सा है, क्योंकि संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो ऊर्जा घनत्व होता है वो सूत्र क्या है, ऊर्जा घनत्व आप देखेंगे ढंग से 1/2 ε0 इंटू ई स्क्वायर है। मुझे ई का मान पूछा है, ऊर्जा घनत्व कितना दे रखा है 4.43। अब देखिए ई का मान निकालना है, लास्ट में फाइनली न्यूटन प्रति कूलम लिख देंगे सारे मात्रक ऐसा पद्धति में, तो हमें जगह जगह मात्रक लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी कि कोई नंबर काटेगा, बिल्कुल नहीं। बराबर 1/2 ε0 की वैल्यू है बेटा 8.86 गुणा 10⁻⁻12 और इंटू ई स्क्वायर। आपको ई का मान निकालना है, जबकि ई स्क्वायर आता है इसमें, विद्युत क्षेत्र ही होता है ना ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो आप देखिए सरल करिए इसको, ये /2 है, इसको इधर लाइए, 2 की गुणा होगी इसमें, नीचे है बटे में, तो या अब मैं इसको एक बार इधर लिखे दे रहा हूं, इसको इधर लिखे दे रहा हूं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 8.86 गुणा 10⁻⁻12 इंटू ई स्क्वायर और बराबर भी है 4.43 गुणा 10⁻⁻10 है ना। अब मैं इन दोनों को इधर ले जा रहा हूं, तो इधर इसको ले जाऊंगा तो बटे में 2, तो इधर होगी गुणा, तो ये खाली इधर ई स्क्वायर छोड़ रहा हूं मैं, तो देखो इसको ले गए तो 2 की गुणा हुई इसमें, 2 चौका 8 ये 8.86 आ गया 2 को गुणा करने में, गुणा 10 की घात कितना है -10। अब देखिए ये नीचे यहां गुणा में इधर आएगा तो नीचे बट्टी में आएगा, डिवाइड में आएगा, तो 8.86 गुणा 10⁻12 बचा। लास्ट में लिखेंगे मात्रक तो, और लिखना चाहते हो तो न्यूटन प्रति कूलम का होल स्क्वायर एक साथ लिख दो, क्योंकि न्यूटन प्रति कूलम आएगा लास्ट में, हम सब लेंगे। अब ये इससे कैंसिल हो गया, या ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये 10 की घात ऊपर -10 है, नीचे वाली माइनस की जाएगी तो ऊपर किस में हो जाएगी प्लस में, 10⁻12 न्यूटन प्रति कूलम का स्क्वायर। अब भैया कितनी बची, या ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा, ये -10 है, ये 10 की घात 2 बची, और 10 की घात 2 का मतलब क्या है 100 और न्यूटन प्रति कूलम का स्क्वायर। बट आपको तो वैल्यू किसकी निकालनी है ई की, तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल, ए इज इक्वल टू क्या आया 100 का वर्गमूल कितना आया 10, तो 10 न्यूटन प्रति कूलम आ गया। बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टेड है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है और कंपटीशन में भी आने लायक है, और है बड़ा सरल। क्या कह रहा है कि चित्तानुसार निकाय की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है और प्लेटों के मध्य की निकटतम दूरी डी है, कोई माध्यम नहीं दे रहा तो आप इनके बीच में निर्वात मान के चलेंगे। तो पहला इसमें 2 है, एक पहला डायग्राम ये ए और ये वाला बी। ए अब आपको तुल्य धारिता निकालनी है, तो आपको मैंने एक तरीका बताया था सॉल्व करने का कि आप इसको बैटरी से जोड़ लीजिए। तो बैटरी से जोड़ेंगे तो ऊपर देखेंगे इसको पॉजिटिव सिरे से जोड़ देंगे को, और ये आप इसको नेगेटिव सिरे से जोड़ दो।
संधारित्र के लिए हमेशा दोनों प्लेटों का क्षेत्र, ये प्लेट ऐसे हैं जैसे मेरा हाथ ऐसे रखी हुई है, आपको लाइन जो दिख रही है लाइन नहीं है, ये प्लेट है ना। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है। अब पहले में तो ये देखिए ए के बीच में दोनों धसी हुई है बी वाली, और यहां पर एक एक करके धसी हुई है ना। इस तरीके से बी का एक अंदर है और एक इसके बाहर है, ऐसे ए का एक इसके अंदर और बी का इसके बाहर, इस तरीके से दिया हुआ है। तो पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो अपन सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये इस पर माइनस जाएगा, जब ये माइनस से जुड़ा हुआ है और बी जुड़ा हुआ है, बी से ये दोनों प्लेटें जुड़ी हुई है, तो ये भी माइनस हो जाएगी और ये भी माइनस हो जाएगी। ओके, और ये प्लस से जुड़ी है, ये प्लस हो जाएगी और आपकी ये प्लस हो जाएगी। तो संधारित्र के लिए आपको क्या पता है कि संधारित्र के लिए आपको ये होना चाहिए कि दोनों संधारित्रों को प्लेटों का क्षेत्रफल समान है, ये तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। दूसरी बात, दोनों पर आवेश का परिमाण समान होने के साथ साथ प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। याद रखना, एक जैसी प्रकृति नहीं है कि जैसे ये समांतर प्लेट संधारित्र आपने इधर प्लस क्यू है तो इधर प्लस क्यू भी रख दिया, नहीं होगा ऐसा, बिल्कुल हरगिज नहीं होगा। विपरीत प्रकृति का होना चाहिए, क्योंकि विपरीत प्रकृति के साथ में आपको संधारित्र का सिद्धांत क्या है, क्यों कर रहे हैं हमेशा, क्योंकि हमें उसकी धारता बढ़ानी है। ओके, तो अब देखिए, तो ये प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों प्लेट इस तरीके से, तो एक संधारित्र तो ये बन गया, ठीक है। अब इसको देखिए, ये इन दोनों के बीच की भी दूरी डी है, तो ये आपके इस पर लेकिन माइनस है और इस पर भी माइनस है, तो ये आपका संधारित्र का काम करेगा नहीं, क्योंकि दोनों पर जो आवेश है समान तो है लेकिन प्रकृति विपरीत नहीं है। तो इस समान प्रकृति माइनस माइनस के, तो ये संधारित्र नहीं बन पाएगा। हाँ, ये बन जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये दूसरा संधारित्र बन जाएगा। दो बन गए। अब ये एक संधारित्र की धारता कितनी होती है आपको बताया, C1 पहले की हो जाएगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और दूसरे वाले की भी इसकी कितनी हो जाएगी C2 बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे डी। अब ये देखेंगे कि कौन से क्रम में जुड़े हुए, समांतर है श्रेणी, तो साफ नजर आ रहा है कि एक इस संधारित्र की एक ओर की प्लेटें आपके पॉजिटिव से इधर से जुड़ी हुई हैं और दूसरी ओर की आपकी ये नेगेटिव से जुड़ी हुई है, तो साफ नजर आ गया समांतर क्रम में होगी। तो ये इनका तुल्य प्रतिरोध कितना है, C बराबर C1 प्लस C2। अब C1 प्लस C2 दोनों की हम वैल्यू रखेंगे तो जोड़ देंगे तो कितना आ गया 2A एप्सिलॉन नॉट बटे डी। ये कहां से आया आपको पता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का सूत्र होता है अगर उनके बीच में निर्वात या वायु हो। दूसरे वाले के लिए देखिए, दूसरे वाले डायग्राम में क्या हो जाएगा, आप इसको ठीक उसी प्रकार से बैटरी का संयोजन करके देख लीजिए। दिमाग से माइनस है, ये माइनस से जाके जुड़ेगा, ये प्लस है, तो ये आपका प्लस आया, ये बी के साथ जुड़ा हुआ बी माइनस है तो इस पर माइनस आया, ये आपका प्लस आया और ये आपका माइनस आया। अब ध्यान से सुनिए, ये भी प्लस माइनस है, तो बीच की दूरी डी है, तो एक संधारित्र तो ये बनेगा, ये माइनस ये प्लस है तो दूसरा संधारित्र आपका ये बनेगा, है ना, और ये तीसरा संधारित्र आपका ये बनेगा। यहीं से एक ऐसा क्वेश्चन आया था, मैं बताऊंगा आपको, नीट में क्वेश्चन पूछा गया था आपके, वो मैं बताऊंगा 2000 में पूछा गया था, जस्ट इसके बाद ही उसी को क्लियर करूंगा, क्वेश्चन भी लिखूंगा बाकायदा। तो देखो 1 2 3 संधारित्र बन गए। अब बाकायदा भैया देखो, एक और की प्लेटें यहाँ पे इनकी देखिए कौन से क्रम में जुड़ी हुई है, संधारित्र में, सॉरी समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में जुड़े तो एक संधारित्र की धारता कितनी है, A एप्सिलॉन नॉट बटे डी, क्योंकि निर्वात मानेंगे पहले की भी इतनी दूसरे की भी इतनी। क्यों भैया, सबका क्षेत्रफल समान है, दोनों सबके बीच की दूरी समान है और निर्वात है तो एप्सिलॉन नॉट रहने वाला है। C2 का मान भी इतना ही आने वाला है और C3 का भी इतना ही आने वाला है, 1 2 3 A एप्सिलॉन नॉट बटे डी। अब ये किस क्रम में, समांतर क्रम में। कैसे दिखाओ मुझे कि कैसे जुड़ रहा है, तो आप जरा देखिए, एक और की प्लेट है, ये वाला देख लीजिए, एक सिरे से और ये दूसरे सिरे से, साफ साफ नजर आ रहा है। तो क्या आ गया, संधारित्र की धारता, तीनों को जोड़ोगे तो 3 गुना हो गया 3A एप्सिलॉन नॉट बटे डी। ये इतना सरल था। अब मैं आपको नीट में जो क्वेश्चन आया था मैं उसको बता देता हूं, देखो क्या था। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि एक संधारित्र जिसकी प्रारंभिक धारता C है, यदि इसके एक बीच में पतली एल्यूमिनियम की पट्टी रख दे तो नई धारता क्या होगी, C होगी, 2C होगी, C/2 होगी या कोई नहीं होगी। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में तो बताऊंगा क्या है। मैं आपको थोड़ा एक आइडिया दे देता हूं कि संधारित्र की जो प्लेट होती है वो चालक होती है। मैं थोड़ा सा एक आइडिया ये भी दे देता हूं कि जब इसके बीच में इसको एल्यूमिनियम को पट्टी लगोगे, एल्यूमिनियम चालक है, तो क्या घटना होगी, उसके बाद में सोच समझ के आंसर रखना क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो वो आप इसको सॉल्व करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर बता दूंगा। नीट 2000 में आया हुआ है और AI ट्रिपल में भी आया हुआ है,
और ऐसे क्वेश्चन की मैं एक वीडियो जरूर और बनाऊंगा कल, जो आपको भेजूंगा 5वें चैप्टर से पहले। और कल 5वें चैप्टर का भी स्टार्ट करेंगे हम, 5th चैप्टर को, विद्युत धारा वाले को। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, वैसे आप उसको कर लोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बेटा, इसका सॉल्यूशन करेंगे। बड़ा सरल है कि सी धारता के एन संधारित्र को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये आपके मतलब टॉपिक में से उठा के रख दिया है कि पहले श्रेणी क्रम में जोड़कर तुल्य धारता कितनी दे दी, CS है, तथा फिर समांतर क्रम में जोड़ करके तुल्य धारता CP है। तो सिद्ध करो कि CP माइनस CS इज इक्वल टू n² माइनस 1/n इंटू C। बड़ा सरल है यार, ये आपको मैंने बता रखा था, यदि टॉपिक करके लिखवा रखा था शॉर्ट ट्रिक में, जब मैंने संधारित्रों का संयोजन बताया था श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। यदि n संधारित्र प्रत्येक की धारता C हो तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर श्रेणी क्रम में तुल्य धारता कितनी आती थी, है ना। अपन किस निकालेंगे, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 यानी कि 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C आता चला जाएगा। 2 होते तो 2/C, 3 होते तो 3/C, n है तो n/C, ये मैंने बता रखा था। बट ये तो 1/CS के बराबर है। CS बराबर कितना हो जाएगा, C/n। इसी प्रकार अपन समांतर क्रम में इनको जोड़ें, समांतर क्रम में क्या आ जाएगा, समांतर क्रम में क्या आएगा, CP डायरेक्टली जुड़ जाएगा। C1 प्लस C2 यानी कि C प्लस C प्लस n तक 2 होते हैं तो 2C, 3 होते तो 3C जुड़ करके n है तो nC। अब ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब आपको CP माइनस CS पूछा है, तो आप समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाइए। तो घटाएंगे तो लेफ्ट में तो CP माइनस CS और राइट में NC माइनस क्या आएगा, C/n। अब इन दोनों में से आपका कॉमन क्या हो गया, C कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, n-1 और माइनस ये यहाँ पर आ गया n और ये C आ गया बाहर, बराबर सॉल्व करते जाइए। ये इसके अंदर मल्टीपल करेंगे 1/, मान करके इसके इधर और बटे इधर, तो ये क्या हो जाएगा n² यानी कि n इंटू n, n² माइनस 1/n और इंटू C हो गया लो प्रूफ। ये किसके बराबर चल रहा है, CP माइनस CS। 16वां क्वेश्चन है, उसको आप खुद करोगे। कैसे करोगे मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 को मैं पढ़ रहा हूं। समांतर प्लेट संधारित्र है, लेकिन इस बार उसमें जो प्लेटें दी गई है ना क्वेश्चन नंबर 16 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में इस बार ये कह रहा है कि है तो समांतर प्लेट संधारित्र लेकिन आयताकार वर्गाकार नहीं है, इस तरीके से है, ऐसे, ठीक है ना। इसकी त्रिज्या R दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर और ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी भी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो आपको D बराबर 10 सेंटीमीटर मिल गया, प्लेट की त्रिज्या R बराबर 10 सेंटीमीटर बदल के मिल गया। इसको भी आप किस में बदलोगे, मीटर में तो 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर, इसको भी आप मीटर में 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। तो इसका ये वृत्ताकार हुई तो वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर कितना मिलेगा, πr²। आपसे संधारित्र की धारता पूछी है ना, तो धारता कितनी है वो निकालनी है आपको, और कुछ नहीं करना। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये मैं आप ऑलरेडी बता चुका हूँ, 8.86 गुणा 10 की घात माइनस 12। तो आपको पता है धारता क्या होती है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, A एप्सिलॉन नॉट बटे D। D मिल गया, A मिल गया, πr² से निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट मिल गया, माइक्रो जिसमें भी आए धारता आप सॉल्व कर लेना। तो ये आपका चैप्टर आपका न्यूमेरिकल हुआ कंप्लीट। देखिए एक चीज ध्यान से सुनना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कमर कस लीजिए बढ़िया तरीका से, भूल जाइए आलस को, और जब तक नहीं भूलोगे जब तक आपकी परसेंटेज नहीं बनेगी। दूसरी चीज याद रखना, आप जो पढ़ेंगे वही आपको लिखना होगा पेपर में ढंग से। आप जो कर पाएंगे, जो पढ़ समझ पाएंगे वही हो पाएगा, और कोई दूसरा नहीं करेगा। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग होकर के सारी चीजों को पढ़िए। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी कि जो चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके, 4 चैप्टर आज तक कंप्लीट हो चुके हैं विद न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, सारा सब कुछ। इस चैप्टर के मैं नोट्स जो बाकी बचे वो भी जल्दी कोशिश करूंगा, कुछ आज भेजूंगा या कुछ कल भेज दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा कल।
तो आप पिछले वाले चैप्टर को प्लीज रिवाइज जरूर कीजिए, बिल्कुल रिवाइज कीजिए। और जहां भी हिचकिच होती है तो अब अपनी ऑफलाइन क्लास जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो उसमें हम अपने डाउट भी क्लियर कर लेंगे। अगर उनको अभी से पढ़ लेंगे तो जल्दी से रिवीजन हो जाएगा, फिर फटाफट से आगे अपनी ऑफलाइन क्लासेस होंगी, तो प्रॉब्लम वैसे बिल्कुल भी नहीं आने वाली। ओके।